साथियों, यूपीएससी 2021 के फॉर्म आज 1 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं और अब आपके पेपर में 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों की बेहतर तैयारी के लिए एग्जामपुर आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी 2021 शूरवीर मैराथन कोर्स, जिसमें होंगी रोजाना 10 घंटे आपकी क्लासेस में ही होगा आपका रिवीजन और आप सभी को मेरिट में लाने की फुल जिम्मेदारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एग्जामपुर की होगी। तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के 1 और ठीक दोपहर के 1 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। खैर, आज है सैटरडे और वैसे तो सैटरडे को हमारी क्लास ये 9 बजे होती है और आज भी सुबह 9 बजे हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत भयंकर वाला अर्जेंट वर्क पड़ा जिसके कारण मुझे जल्दी निकलना पड़ गया। इस वजह से क्लास में आपकी 9 बजे नहीं ले पाई। ठीक है, फिर हमने सोचा कि भाई कोनो बात नहीं है ना, अगर हमनी के 9 बजे क्लास नहीं लियल के जाला तो हम 1 बजे ले लेंगे क्लास को। तो हमने क्लास अब अपने टाइम पर ही रख ली, मतलब 1 बजे रख ली। तो जो क्लास सुबह 9 बजे हो रही थी वो आपकी 1 बजे ही हो रही है। मतलब कहने का ये है कि ये जो क्लास है आपकी सैटरडे स्पेशल है, बट 1 बजे है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ जाइए। देखो, वो जो बच्चे कह रहे थे कि मैम आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ाओगी क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही थी वो एज यूजुअल चलेगी। एनसीईआरटी की जो थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी वो मैं पढ़ाऊंगी। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ शुरू करी है तो बिना ख़त्म किए तो हम मानेंगे नहीं। लेकिन सैटरडे में आपके जो टेस्ट होता है, बस आज थोड़े से अलग क्वेश्चन है क्योंकि सैटरडे हमने स्पेशल केवल और केवल इसलिए सेशन बनाया ताकि 2021 में कंप्यूटर से संबंधित कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ट्रिपल सी कंप्यूटर ऑन कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ट्रिपल सी का जो पेपर होता है, इसी पेपर से मिलते जुलते जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन को डालती है। इसलिए ये सैटरडे स्पेशल क्लास करवाना तो बनता ही है। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। भंडारा शुरू हो गया है, आ जाओ। हाँ भाई, पूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जल्दी से आ जाओ नहीं तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल आ सकते हो। ट्रिपल सी पास करने के लिए कितने दिन तक पढ़ना पड़ता है, देखो वो डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पे। अगर आपने कंप्यूटर पहले से पढ़ा हुआ है, अगर आपने कंप्यूटर पहले से पढ़ा हुआ है तो हाँ आप मतलब 15 दिन पढ़ोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आप केवल 1 महीने पढ़ लो, ट्रिपल सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा। टाइम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉपी और पेन जरूर रखना ताकि चीज़ों को नोट कर सकें आप सभी। ठीक है, ओके। थ्योरी नहीं होगी क्या? नहीं, सैटरडे स्पेशल है, थ्योरी नहीं हो पाएगी आज। मैम पॉलिटी की क्लास होगी क्या, प्लीज़ बताइए। पॉलिटी की क्लास आज नहीं होगी, मतलब करुणा मैम की क्लास आज नहीं हो पाएगी। उनको थोड़ा सा मतलब वही है, तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, इसी चक्कर में मुझे भी जाना पड़ गया था बाहर ही ना। तो कोई बात नहीं है उनकी क्लास, बट कल से कंटिन्यू चलेगी ना। उनकी क्लास कल से कंटिन्यू होगी, आज केवल उनकी क्लास नहीं हो रही है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है यहाँ पर, क्या हो जाएगा। और आंसर यहाँ पर आप लोगों का आना शुरू भी हो चुका है, क्या बात है भाई, वेरी वेरी गुड। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? बिल्कुल, कितने होते हैं? 16 नंबर होते हैं। टाइम बहुत ज्यादा लग गया है। अगर मैं बात करती हूँ डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं, कितनी संख्याएं होती हैं? 16 होती हैं और ये 4-4 के गैप में होती है। 4 4 4 4 कितनी होती है टोटल ये 16 संख्याएं होती हैं। अगर आपसे सीवीवी पूछता है ना, कार्ड वेरिफिकेशन, अगर आपसे सीवीवी पूछता है तो ये 3 संख्या का होता है। अगर आपसे सीवीवी पूछता है तो ये 3 संख्या का होता है। क्वेश्चन आता है कि क्या डेबिट कार्ड में उसका एक्सपायरी डेट लिखी होती है? बिल्कुल हाँ जी, लिखी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, पढ़ना है आपको, बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। और ये रही हमारी घड़ी रानी जो कि हो चुकी है शुरू। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा मात्र 40 से 50 सेकंड, फटाफट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आंसर बताना है आपको जल्दी से, बताइए। भीम, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, बताना है आंसर यहां पर क्या हो जाएगा भीम की फुल फॉर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल आप क्लास ले सकते हो, प्रत्येक हर उस एग्जाम के लिए क्लास बहुत ज्यादा लाभदायक है जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। और टाइम हो चुका है इसी के साथ समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, भीम, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम एक ऐप है, भीम एक ऐप है। भीम ऐप को लॉन्च किया गया था कब, भीमराव अंबेडकर जी के बर्थडे पर। इसको लॉन्च करने का मकसद था कि इंडियन एक ऐप बनाना जिससे हम मनी, पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकें। कोई भी एप्लीकेशन से आप पैसों को तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, एक यूपीआई नंबर हो। अच्छा, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई नंबर होना बहुत अनिवार्य है अगर आप चाहते हो पेमेंट करना। क्या होती है, बिल्कुल सही भाई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वेरी वेरी गुड। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, पेमेंट इंटरफेस। देखो एक चीज याद रखना यहां पर, अगर मैं आपको बताती हूँ यूपीआई के अंदर, भीम के अंदर, यहां पर जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे हम फोन पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, आज कौन कैश लेके चलता है? आपको पता है सच में कैश होता नहीं, और कैश होता है तो वो रुकता नहीं भाई। 20-30 रुपए के अगर खुले लेकर चलो आप, तो पता नहीं कहीं खर्च हो जाएंगे। यहाँ देखोगे अच्छा यहाँ पे कचरी आ गई है, नहीं खरीद लेते हैं, कहीं ना कहीं कैश खर्च हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन का जमाना है, हम लोग ऑनलाइन अलग अलग एप्लीकेशंस के इस्तेमाल करते हैं, भीम उसी में से एक है। भीम की फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई नंबर से जुड़ा होता है। आगे चलते, क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। क्रेडिट कार्ड, ये वही क्रेडिट कार्ड है जिसको प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। ये वही क्रेडिट कार्ड है जिसको प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, और बैंकों को सबसे ज्यादा रिस्क इसी कार्ड से होता है ना। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, हाँ बताइए आंसर क्या होगा भाई। कोई यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा। डोरेमोन, नाम तो इतना स्वीट सा है, हाँ, शैतानी इतनी भयंकर वाली आपकी। ऑप्शन बी आना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, हम तो भुला गए नहीं कि भैया यहाँ पे तो टिक टिक घड़ी भी लगानी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड के लिए आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है, 44455 भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉन बिगिंस बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। क्रेडिट कार्ड कौन लेकर आए? क्रेडिट कार्ड तो जॉन बिगिंस। कैसे याद रखोगे? देखो बिगिंस का मतलब होता है बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत। तो उधार लेने की शुरुआत किसने करी? जिसका नाम बिगिन था, मतलब शुरुआत करना ही इसका नाम था। तो उधार लेना इसी ने सिखाया। बिगिंग को बैगिंग से भी याद रख सकते हो, मांगना, है ना, मांगना। तो क्रेडिट कार्ड बिगिंग के द्वारा मतलब लाया गया। टिम बर्नर्स-ली ने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया। www वर्ल्ड वाइड वेब, विश्व का पहला वेब ब्राउजर जो हमें इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। HTML भाषा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे काम इन्होंने किए थे। स्टीव जॉब्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इनको तो सभी जानते हैं भाई, एप्पल कंपनी, ठीक है, एप्पल कंपनी से ये संबंधित हैं, जिसके मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं। आपको पता है, एक चीज बताती हूँ, एप्पल कंपनी हम लोगों को लगता है क्या, एप्पल कंपनी हम लोगों को लगता है कि कितने महंगे फोन निकालती है या क्या क्या इसकी स्कीम आनी स्टार्ट हो गई है। बट मैं एक बात बताती हूँ, एप्पल कंपनी पे सबसे ज्यादा वो लगे हुए हैं, फाइन चार्जेस लगे होते हैं। पता है अभी हाल ही में ब्राजील ने चार्जेस लगाया, पता नहीं कितने करोड़ का लगाया है, समथिंग अमाउंट मुझे याद नहीं है, बट चार्जेस लगे एप्पल कंपनी पे। क्यों? क्योंकि वो अभी जो आपका आईफोन का नया मॉडल आया उन्हें बिना चार्जर्स के बेच रहा है, बिना चार्जिंग, है ना, चार्जिंग आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी उसका चार्जर। तो बहुत सारे फाइन है, जापान वालों ने भी फाइन लगा रखे हैं, रशिया वालों ने भी फाइन लगा रखे हैं। तो एप्पल कंपनी के पास फाइन भी बहुत लगते हैं, ऐसे ही नहीं अपनी मनमर्जी से कर लेती है। बस अलग बात है कि ये जितना फाइन लगता है उतना तो ये एक दिन में कमा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उमंग का इस्तेमाल, रस्तेमाल नहीं होगा, उमंग का इस्तेमाल इनमें से किसमें होता है? ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, गेम या रोजगार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम बेटा इंडिया की ही है,
ठीक है, हाँ जी। पेटीएम किसकी है? पेटीएम आपकी इंडिया की ही है। क्या कह रहे हो? खिचड़ी बनाई है? आज सैटरडे है। सबसे बड़ा दुख एक विद्यार्थी का या बच्चों का, सैटरडे वाले दिन खिचड़ी मिल जाती है ना। और बहाना क्या मिल जाता है कि आज सैटरडे में खिचड़ी शुभ होती है। बट चलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें, क्योंकि ये वीडियो मम्मियाँ भी देख रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करती हूँ। उमंग, पेटीएम की बात करे थे ना आप। पेटीएम बिल्कुल भाई विजय शेखर शर्मा जी का द्वारा बनाया गया है। पेटीएम के फाउंडर की अगर मैं बात करती हूँ, पेटीएम करो, तो पेटीएम किसके द्वारा बनाया गया है? विजय शेखर क्या है? इनके फाउंडर है। और अगर मैं बात करती हूँ पेटीएम की, तो ये नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी जाहिर सी बात है इंडिया का ही, ठीक है। चलो, तो उमंग की हम बात करें थे। उमंग के बारे में बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? उमंग इनमें से किससे संबंधित होगा? उमंग इनमें से किससे संबंधित होगा? तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है आपका। ओके, बिल्कुल ई गवर्नेंस से। वेरी वेरी गुड। क्या हो जाएगा? तो यहां पे अगर मैं बात करती हूँ उमंग की, तो ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। आप सारी चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड उमंग ऐप के सहारे कर सकते हैं। सारी चीजें मतलब अगर आधार कार्ड में कोई चीज चेंज करवानी है, सिवाय फोटो के, क्योंकि फोटो आप कभी भी चेंज करवा लो, रहेगी वैसी की वैसी। आधार कार्ड में आपको कोई करेक्शन करवाना होता है, चाहे आप अपने नाम का करेक्शन करवाना चाहते हो, चाहे एड्रेस चेंज करवा दिया है उसका करेक्शन करवाना है, मोबाइल नंबर का करेक्शन करवाना है, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें आप इस वेबसाइट पे जाकर कर सकते हो। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको फॉर्म निकलवाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, वो भी आप इसके यहाँ कर सकते हो। तो सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटी आपको इस उमंग ऐप पर मिल जाती है देखने को। क्लियर है? आगे चले। अच्छा, उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बताएगा यहाँ पे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग ऐप? जल्दी से बताना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है यूपीआई की फुल फॉर्म। नरेश जी, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपस में आप लोग पूछते हो और मैं नहीं देख पाती हूँ कई बार, तो आप लोगों को ही कमेंट में आंसर दे देना है, एक दूसरे की हेल्प करना है, ठीक है। चलो, बिल्कुल। उमंग की फुल फॉर्म लिखनी है आपको यूनिफाइड। उमंग की फुल फॉर्म लिखनी है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन जो नई पीढ़ी आई है, न्यू जनरेशन जो आई है, ठीक है, न्यू एज या न्यू, अरे लिखना है इसको, न्यू एज गवर्नमेंट आएगा। न्यू एज, आज की जो पीढ़ी है, न्यू एज गवर्नमेंट। भाई आज का जो इंसान है वो वेट नहीं करना चाहता। वेट इन द सेंस, पहले बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी अगर पैसे निकलवाने हैं, आज हम केवल और केवल मोबाइल से ही पैसों को ट्रांसफर कर देते हैं। पहले आपको हर चीज के लिए, आपको कोई पोस्ट भेजना है, कुछ भी करना है, आपको बहुत बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। अब केवल अपॉइंटमेंट लो, सेम टाइम पर चले जाओ, सेम टाइम सेम जगह, सेम चीज। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि नए एज के लोगों के लिए, गवर्नमेंट को जोड़ने के लिए बनाई गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। एनईएफटी से फैक्ट पेमेंट कितने समय में रिफंड होता है? कितने समय में आपका जो एनईएफटी से पेमेंट करी है वो वापस से मिल सकती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अगर देखो लॉकडाउन की स्थिति है तो मैं आपसे यही बोलूंगी, अगर आप अभी निकल सकते हैं तो अभी निकल जाएं, है ना। थोड़ा आप लोग सतर्क रहें, पता है मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रखें, सैनिटाइजर का यूज करते रहें। हम तो मजाक उड़ा देते हैं, अब वही कोरोना बैठ जाता है ना सर पे तो दिमाग खराब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ टाइम बचा है, बताना है जल्दी से। एनईएफटी में से जो फेक पेमेंट होती है, गलती से पेमेंट हो जाती है, वो कितने टाइम में वापस आ जाती है? तो 2 घंटे में वापस आ जाती है। एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्लियर है? तो जब हम एनईएफटी करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, हम कंप्यूटर के सहारे, इंटरनेट के सहारे पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो उस टाइम पे अगर फेक पेमेंट हो जाती है तो कितने टाइम में वापस आपके ही अकाउंट में आ जाती है? तो 2 घंटे के भीतर अंदर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बार शिकायत दर्ज करवा दो, 2 घंटे में पैसे वापस। क्वेश्चन नंबर 6, डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल ईपी रोम? डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थैंक यू सो मच मोंटी जी।
ओके रेसर जी, बिल्कुल भाई, सारे स्टूडेंट्स के लिए क्लास, बेशक आप किसी भी कोई भी कोर्स में पढ़ रहे हो ना, यूपीएसआई में पढ़ते हो, जीडी में पढ़ते हो, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है जल्दी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आंसर आप लोगों का आता हुआ, बिल्कुल सही आता हुआ, डबल ईपी रोम। कुछ याद आया? मेमोरी तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। डबल ईपी रोम क्या है? ये डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम ये रोम का प्रकार है। रोम बोले तो रोम का मतलब हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होती क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी एक मेमोरी का प्रकार है। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब लाइट आए या जाए पर डेटा ना जाए, है ना। तो नॉन वॉलेटाइल ये मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है बेशक लाइट चली जाए पर इसका डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसको परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। बहुत टाइम तक स्थायी रूप से ये बनी हुई रहती है। क्लियर है? डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कहां है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो नाइट रात में सफर करने से बचे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक टू सड़कों पे घूमती रहती है पुलिस, तो थोड़ा सा बच के रहें। अपना काम इससे पहले पहले पूरा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। CVI GIL ऐप किससे संबंधित है, या ये है क्या? आपको पता है इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, इतनी सारी एप्लीकेशंस को कंप्यूटर की इतनी सारी भाषाओं पे बना दिया गया, और क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे डेफिनेटली। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन जर्नल अवेयरनेस के हैं। ये क्वेश्चन आपके जर्नल अवेयरनेस के हैं, कहते हैं ना जागरूकता वाले क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जर्नल अवेयरनेस वाले कंप्यूटर से संबंधित है ना, एप्लीकेशन से संबंधित है, और यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। तो पढ़ना है, बताना है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है ये एप्लीकेशन? CVI GIL। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर 7 का ए आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, आंसर यहां पर आप लोगों का 7 का ए आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये चुनाव संबंधित शिकायतों के लिए, देखो कई जगह क्या होता है, कई जगह बाउंसर टाइप के बड़े बड़े मोटे हट्टे कट्टे लोगों को बैठा दिया जाता है सामने, और बोला जाता है कि जबरदस्ती वोट डलवाओ। बहुत सारे लोग होते हैं जो नकली नकली दूसरों की पर्ची पर भी आकर वोट डाल जाते हैं। होता है ऐसा, रियलिटी है। देखो, तो इन सब चीजों में अगर आपको कोई गड़बड़ी पता चलती है तो आप शिकायत कहां करें? आम जनता शिकायत कहां करे? तो उस शिकायत के लिए ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ये पूरे भारत में वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, मतलब चुनाव की शिकायतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। किसके द्वारा इसको मतलब लाया गया है पावर में, या किसने इसको इनोवेट किया है या बनाया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर है? आगे चलें। ओके सॉरी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया हुआ है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? इसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? बताइए, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होगी? यहां पर आंसर देना है आपको। मैम रोम में और एचडी में, एचडी मतलब हार्ड डिस्क में, डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। मोबाइल हाथ में लेते ही सर दर्द करने लग जाता है। ठीक है, चलो रोम में और हार्ड डिस्क में डिफरेंस बताना है, बताती हूँ। मोबाइल तो सर दर्द की जड़ ही है। खैर, अगर देखो ज्यादा अगर आप मोबाइल पे भी लगे रहोगे ना तो भी होता है। एक इस्तेमाल करने का तरीका होता है मोबाइल को, है ना। मोबाइल को तरीका होता है इस्तेमाल करने का। ये नहीं कि बिल्कुल हेडफोन आपने लगा लिया है और उसके बाद मोबाइल में ही घुसे पड़े हो। तो जाहिर सी बात है, ये दिमाग है, ये कितनी चीजें झेलेगा, है ना। तो यहाँ पर ना दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो वैसे ही हमारी उम्र में भैया जो हम पढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है ना, पर टेंशन नहीं लेनी है।
आपको बिल्कुल काम रहना है। आप पढ़ते हो 1 घंटे पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, मुंह धो लो अच्छे से, थोड़ा सा टहल के आ जाओ, अपने पास थोड़ा सा चाय कॉफी, या चाय कॉफी कम पीना चाहिए, ठीक है, कौन पीता है ज्यादा, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले लो या पानी ले लो, ग्लूकोज ले लो, उसको पीते रहो और फिर दोबारा बैठ जाओ पढ़ने के लिए। पानी की मात्रा कम होगी, सिर में दर्द होगा, जनरल बात है। लगातार 3-4 दिन पीकर देखो ज्यादा पानी, खुद उसका फर्क दिखेगा। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, वाईफाई किसका प्रारूप है? वाईफाई किसका उदाहरण होता है? तो वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। कुछ दूरी तक नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो लिखना है इस चीज को भी, वाईफाई लोकल एरिया, वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। बड़ी आसानी से आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। अच्छा, वाईफाई पढ़ा है तो हॉटस्पॉट भी पढ़ लेते हैं। एक होता है हॉटस्पॉट, हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है तो हम अपने सामने वाले भैया बहन या दोस्त से हॉटस्पॉट लेते हैं। तो जो हॉटस्पॉट होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो वो पैन का उदाहरण होता है। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए, आईएमपीएस की क्या फुल फॉर्म होती है? क्वेश्चन का आंसर करना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा यहाँ पे? नहीं, चाय कम पीनी चाहिए। मैंने भी चाय बहुत कम कर दी। एक जमाना था जब मैं भी पी लेती थी, है ना। अब मैंने चाय बहुत कम कर दी। अब मैं केवल दिन में 5 से 6 कप पीती हूँ, बस। ज्यादा चाय नुकसान दे जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? बताना है आपको। 9 के लिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, वेरी वेरी गुड। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, फटाफट पैसों का लेन देन। आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो, 3 चीजें होती हैं पैसों को ट्रांसफर करने के लिए। हमने एनईएफटी पढ़ ली, हमने आईएमपीएस की फुल फॉर्म भी देख ली। अब एक चीज बच गई है, बताओ। एक होती है आरटीजीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म पूछेगा इसमें से अगर पूछता है तो, ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी अगर हम बात करते हैं आरटीजीएस की? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है आरटीजीएस की। तीनों तरीके हैं अगर आप पैसों को इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह भेजना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? बताइए। अरे मजाक कर रही थी भाई, 5 से 6 कप नहीं, गलती से निकल जाती हैं चीजें, है ना, मुंह से। 1 से 2 कप, एक सुबह और एक शाम। अभी थोड़ा सा मेरे को कोल्ड हो रखा था तो हाँ 3 कप हो जाती थी, 3-4 कप हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है आपका। कंट्रोल प्लस होम और होम दोनों आंसर यहां पर आने शुरू हो चुके हैं। चलो देखते हैं, यहां पर देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो देखो, डॉक्यूमेंट के शुरू में जाना है ना, और लाइन के शुरू में जाना है, दोनों में अंतर होता है। अगर डॉक्यूमेंट के शुरू में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम करते हैं। अगर किसी लाइन के शुरू में जाना है तो केवल होम करते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। डॉक्यूमेंट के शुरू में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ऑप्शन बी मतलब कंट्रोल प्लस होम इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यही चीज वो पूछता कि डॉक्यूमेंट के एंड में या अंत में जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्यूमेंट के अंत में या एंड में जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर आंसर आ जाता कंट्रोल प्लस एंड। यहां पर आंसर आ जाता कंट्रोल प्लस एंड। इसी में बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं। इसी में पूछ लेता है एक पेज ऊपर जाना है, एक पेज ऊपर जाना है तो पेज अप, एक पेज नीचे जाना है तो पेज डाउन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर। अली बाबा के फाउंडर कौन है? एक टाइम में इन्होंने भी बहुत पैसे कमाए थे, है ना, बट हर किसी की कामयाबी के पीछे उसकी मेहनत भी होती है।
हर किसी की कामयाबी के पीछे उसकी मेहनत भी होती है। चलो बताना है आंसर। मैम टॉपिक वाइज नहीं होती है क्लास। नवनीत कुमार जी टॉपिक वाइज ही क्लास होती है, ठीक है, टॉपिक वाइज ही क्लास होती है। बस अभी क्या चल रहा है, अभी ना आपकी सैटरडे में, अभी ये स्पेशल सैटरडे क्लास है तो उसमें तो मैं आपके क्वेश्चन ही करवाती हूँ नए नए आए हुए। कल की क्लास में लेनी जरूरी पड़ गई थी ना। और देखो कभी तबीयत खराब होती है तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, बट हमेशा नहीं, बहुत रेयर केस में, तो थोड़ा सा ना कॉपरेट करना चाहता है ना, तबीयत खराब हो सकती है इंसान की। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है और यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हॉट टॉपिक है। अली बाबा के फाउंडर कौन है? तो जैक मा अली बाबा। कैसे याद रखोगे? अली बाबा, बाबा और माँ, बाबा और माँ, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। अली बाबा के फाउंडर कौन है? जैक मा, माँ और बाबा दोनों साथ, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। जैक किल्बी की अगर मैं बात करती हूँ तो जैक किल्बी ने क्या किया था? जैक किल्बी ने आईसी चिप का निर्माण किया था। आईसी चिप का मतलब फुल फॉर्म इसकी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और इस चिप को कौन सी धातु से बनाया जाता है? तो इस चिप को सिलिकॉन की धातु से बनाया जाता है। सिलिकॉन की धातु का इस्तेमाल किया जाता है। आईसी चिप जो होती है ये कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आई थी? तो तीसरी। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में आई थी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी कब से कब तक चली थी? 55 से 64, 64 से 1975 तक कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन चली थी। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय ये दो व्यक्तियों थे जिन्होंने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। क्लियर है? चलो, विजय शेखर शर्मा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन्होंने पेटीएम का आविष्कार किया था और पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है ना? तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल भाई, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी जो हरियाणा वाले बच्चे हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन, भाई यहाँ पर तो ये बाबा और माँ से आप याद रखोगे, अली बाबा जैक मा ने किया। एक नोटिफिकेशन, जो हरियाणा वाले बच्चे हैं, आपको थोड़ी सी आई नो दिक्कत हो रही थी क्योंकि कोर्सेज चल रही थे, अचानक क्लास बंद हो गई। हरियाणा की जो क्लासेस है वो एक नए सिरे से 12 अप्रैल से दोबारा से शुरू हो रही है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से 12 अप्रैल से क्लासेस चलेंगी, तो इसकी खुशियां मनानी है। साथ ही में कल आपकी मूल विधि की क्लास होगी। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर यूपीएसआई वाले हैं तो आपकी कल मूल विधि की क्लास होगी सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे। विवेक सर आपकी पूरी मूल विधि एक ही क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और जितने बच्चे यहाँ पर अगर एसएससी जीडी वाले हैं तो आपकी भी कल मैराथन है, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, पूरी चलेगी। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रीजनिंग की क्लास होगी जो कि मैं लेने वाली हूं इस मैराथन के अंदर। तो आप सुबह से बने रहिए और ये भी पूरी 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक चलेगी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? अब शॉर्टकट कीज भी कुछ अलग तरीके से पूछी जाने लग गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बताना है आपको। हाँ, जैक किल्बी बिल्कुल सही, ठीक है। बताना है यहां पर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 12 का ए, वेरी गुड भाई, ए आया यहां पर किसी स्टूडेंट का, बहुत अच्छा, ठीक है। टाइम तो बता दो मैम, टाइम किस चीज का बताऊं? देखो, जो मूल विधि की क्लास है, जो विवेक सर की क्लास होगी वो सुबह 6 बजे से होगी और जो एसएससी जीडी की रीजनिंग की क्लास है वो सुबह 8 बजे से होगी, ठीक है। और जो यूपी जो मतलब ये यूपी वीआरएनएल वाले बच्चे हैं उनकी क्लास टेकपुर पर होगी, कितने बजे से होगी? तो उनकी क्लास होगी 10 बजे से, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर आप किसी के फॉर्मेटेड को टेक्स्ट नहीं करना चाहते, केवल उनके शब्दों को लेना चाहते हो, केवल उनके शब्दों को पेस्ट करना चाहते हो, तो केवल शब्द को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहोगे मैम पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस वी होता है, तो पेस्ट में और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट में क्या अंतर है? तो देखो क्या अंतर है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। एक होता है ऐसे पेस्ट करना, अनफॉर्मेटेड, एक होता है फॉर्मेटेड। देखो, कंट्रोल प्लस वी से हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट करते हैं। फॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सपोज मैंने कहीं पर ऐसे लिखा, मैंने यहां पर लिखा प्रीति, मैंने यहां पर कहीं डिजाइन में घुमा फिरा के मैंने अपना नाम लिखा प्रीति मिश्रा।
अब मैं इस चीज को यहां से डिलीट कर कर कहीं, मतलब सॉरी, यहां से कट कर कर कहीं पेस्ट करना चाहती हूं। तो अगर मैं इसी घुमा घुमा कर इतनी प्यारी ही राइटिंग में इन चीज को यहां से कट कर कर अगर पेस्ट करूंगी तो ये होगा, मैंने सेम वही फॉर्मेट उठा लिया जो मैंने दूसरी जगह लिखा था, उसी डिजाइन में वही चीज लिखी हुई आ जाएगी। ये होता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट। अब मैं चाहती हूं इसको अनफॉर्मेटेड करना। अनफॉर्मेटेड का मतलब केवल मुझे नाम लेना है, मुझे वो डिजाइन नहीं लेना। तो अगर मैं केवल नाम उठाना चाहती हूं, इस वाले को कट करके यहां पर पेस्ट करना चाहती हूं, तो अब यहां पर कोई भी डिजाइन बनकर नहीं आएगा, नॉर्मल केवल वही अक्षर लिखकर आएगा। तो इसको बोलते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट। केवल अक्षर लिखना, कोई डिजाइन ना लिखना। क्वेश्चन नंबर 13, ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्विटर के ऊपर तो पूरी 2021 में तो बहुत सारी चीजें हो गई। ट्विटर में चीजों को ट्रेंडिंग लाकर ट्विटर वालों के लिए कोई नई गाइडलाइन बन गई नहीं। ट्विटर वाले भी सोच रहे होंगे कि भारतीयों ने ना क्या कर रखा है, तो हमारे ऊपर ही लाल छल लगा दिया। नहीं, चलो, तो ट्विटर को लेकर या जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, अब उसको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर सरकार को लगता है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ ऐसी चीज पर टिप्पणी की गई है जिससे हमारी भारत को या भारत की एकता को या अखंडता को कोई भी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो अब उनको जवाब, मतलब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को जवाब देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है। और अगर किसी, देखो एक तरीके से बहुत अच्छी चीज भी है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि भाई मेरी फेक आईडी बनाकर कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उस फेक आईडी वाले का फोटो खींचकर डिटेल हम सामने वाली वेबसाइट पर दे सकते हैं। 24 घंटे में हमारी समस्या का हल उस वेबसाइट की जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत सारी गाइडलाइंस है जो जारी की गई हैं। तो वहीं पर अगर मैं बात करती हूं कि ट्विटर में पोस्ट करने के लिए आप अधिकतम कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहां पर आंसर 280 आना स्टार्ट हो चुका है और 280 बिल्कुल सही आंसर है। 280 कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, व्हाट्सएप जाने वाला तो नहीं, बट हाँ ये था, उसने बोला था कि हम आपकी डिटेल्स को शेयर करेंगे, लेकिन जब उसने देखा कि भाई ये तो मानने वाले ही नहीं है, इन्होंने तो हमको ही डिलीट करना शुरू कर दिया है ना, तो फिर क्या हुआ, फिर वो मुकर गया। फिर उसने कहा नहीं, हम आपकी शेयर नहीं करेंगे किसी को भी डिटेल्स, आप कृपया करके केवल हमसे ही जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ट्विटर का पुराना नाम क्या है? ट्विटर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ट्विटर बेसिकली एक ब्लू कलर की चिड़िया है ना, ऐसे करके कुछ उसका क्या होता है, साइन होता है, सिंबल होता है। ट्विटर का पुराना नाम क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा यहां पर जल्दी से। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। ट्विटर का पुराना नाम TWTTR था। क्या था? TWTTR था। अच्छा, ट्विटर के फाउंडर कौन है, कोई बताएगा मुझे? सॉरी, फाउंडर ऑफ ट्विटर कौन है यहां पर, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। फाउंडर ऑफ ट्विटर कौन है, किसे कहा जाता है? हु इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर? इतना आगे चलते हैं, जल्दी से आंसर बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या दिया हुआ है। नंबर 15 दे रखा है HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? जल्दी से बताइए, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल भाई, ट्विटर आपकी अमेरिका की कंपनी है, कोई भी डाउट वाली इसमें बात है नहीं। और अगर मैं फाउंडर की बात करती हूं तो कौन है? बिल्कुल जैक डॉर्जी। वेरी गुड, कौन हो जाएंगे? ट्विटर के फाउंडर की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? जैक डॉर्जी। कौन है? जैक डॉर्जी। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखेंगे इसे? हम इसे याद रखेंगे चिड़िया से। चिड़िया से क्या याद रखेंगे? चिड़िया एक दर्जी है, दर्जी से याद रखेंगे डॉर्जी। ट्विटर, ट्विटर मतलब चिड़िया, चिड़िया मतलब दर्जी, दर्जी मतलब डॉर्जी। तो ट्विटर संबंधित है दर्जी से, दर्जी से डॉर्जी आपको याद रखना है। तो ट्विटर के फाउंडर हैं डॉर्जी। अमेरिकन, ये आपकी क्या है, एक मतलब ट्विटर एप्लीकेशन है, ये अमेरिकन है। ठीक है, चलो आगे चले। हाँ, ज्यादा नहीं पूछेगा भाई इसमें। HTTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहां दे रखा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी में दे रखा है। HTTP की फुल फॉर्म यही होती है। अच्छा, HTTP का काम होता क्या है? HTTP का काम होता क्या है बताना है आपको। यहां पर एक बार देखो HTTP करता क्या है।
व्हाट इज द वर्क ऑफ HTTP? HTTP आप देखना, जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो जो हमारा एड्रेस होता है, एड्रेस बार होता है, उस पे लिखा हुआ आता है HTTP, और उसके बाद यहाँ पर अगड़म बगड़म और फिर यहाँ पर कुछ। तो ये जो पूरा एड्रेस उठकर आता है, ये HTTP से स्टार्ट होता है। HTTP एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम व कानून। नियम व कानून। देखो, जैसे अगर आप अगर मतलब आप अगर उस पे बैठकर जा रहे हो, है ना, आप अगर स्कूटर पर या स्कूटी पर बैठकर जा रहे हो, तो आपको नियम फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं, आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। आप अगर इस कोरोना काल में जा रहे हो तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर 2000 रुपए रखने पड़ेंगे। तो ये जो केस होता है, ये नियम कानून है जिससे हम बंधे हुए हैं और हम सुरक्षित रहते हैं। सिमिलरली प्रोटोकॉल भी एक नियम कानून होता है जिससे इंटरनेट पर सारी सेवाओं को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसका काम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जितनी भी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया की इसके अंदर समाई है, उन सारी सूचनाओं को पेज पर प्रदर्शित करने का, उन सारी सूचनाओं को पेज पर दिखाने का काम किसका होता है? HTTP प्रोटोकॉल का काम होता है। एक होती है HTTP और एक होती है HTTPS। इसमें बस इतना अंतर है, इस S का मतलब होता है सिक्योर। तो कोई वेबसाइट खोलें, ध्यान से देखें कि उसमें S लिखा हो, तभी वो वेबसाइट सिक्योर है, अदरवाइज झट से बंद कर देना, उससे आपके फोन के अंदर बग आने का खतरा हो जाता है या वायरस आने का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। आधार से लेन देन करते समय किस चीज की जरूरत नहीं होती? अगर आप आधार कार्ड के नंबर से, आधार से कोई लेन देन कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? बताना है। आधार से लेन देन करने पर इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? बताना है आपको। आंसर क्या होगा? चलिए बताइए यहाँ पर जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? बिल्कुल भाई, आपकी जो भी बात है, मन की बात है, आप ट्वीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, पर एक अच्छे तरीके से, मतलब एक बिहेव मैनर में ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करती हूँ तो फिंगरप्रिंट इसका सही आंसर हो जाएगा। उंगलियों के निशान की कोई जरूरत नहीं होती। क्या आप कोई पेमेंट करते हो तो आपको उंगलियों के निशान लगाने पड़ते हैं? नहीं। क्यों नहीं लगाने पड़ते? क्योंकि आधार कार्ड जब आपका बनता है तो पहले से ही आपकी फिंगर को वो प्रिंट कर लेता है। जब पहले से उनके पास आपका फिंगरप्रिंट है तो क्यों वो बार बार आपकी उंगलियों के निशान लगवाएगा? तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसको बायोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कैल्क स्प्रेडशीट में अधिकतम कितने रो होते हैं? एक हिंट देती हूं आपको, जितने MS एक्सेल में रो की संख्या होती है, जितने MS एक्सेल 2016 में रो की संख्या होती है, उतनी ही संख्या कैल्क के अंदर होती है। जरा बताना कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? बताइए। 17, सॉरी भाई 16 बोल दिया मैंने। आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बाकी आप सब भी बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे अच्छे हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करती हूँ तो MS एक्सेल 2016 में कितनी रो की संख्या थी? तो 10,48,576। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कॉपी पेन आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, नोट कीजिएगा। MS एक्सेल एक तरफ लिखो आप 2016 और एक तरफ लिखो आप 2003। एक तरफ लिखो 2016 और एक तरफ लिखना है आपको 2003। आगे लिखना क्या है? आगे लिखो यहाँ पर रो की संख्या और यहाँ पर लिखो कॉलम। याद रखना, हमेशा रो ज्यादा होंगी, कॉलम कम होंगे। 2016 की बात करती हूँ, रो की संख्या 10,48,576। कॉलम की संख्या कितनी थी? कॉलम की संख्या 16,384 इतनी थी। हाँ, 2003 की बात करती तो रो की संख्या 65,536 और कॉलम की संख्या 256। ये ऐसे कुछ नंबर है जो आप 2-3 बार लिखोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और कौन सी चीजें याद रखनी है? और देखो, और अगर मैं बात करती हूँ MS एक्सेल की तो इसकी एक्सटेंशन होती है XLSX। अगर मैं बात करती हूँ कैल्क की तो इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है ODS। स्प्रेडशीट का S आ जाता है। ठीक है, चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाँ जी, हरियाणा की जो क्लासेस होंगी आपकी, वो सारी क्लासेस आपकी 12 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी अपने टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 18, ईमेल के फाउंडर इनमें से कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? निम्नलिखित में से ईमेल के फाउंडर कौन है? बताना है आपको। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा? बताइए भाई। आप लोग आपस में नंबर बाद में मांग लेना, है ना, क्योंकि अभी मेरे को दिख गया वो वाला मैसेज। ठीक है, चलो तो अभी पहले पढ़ाई कर लो, बाकी बातें आप कर लेना क्लास के अंत में जब 2-3 मिनट मिलेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल के फाउंडर निम्न में से कौन है? मार्क जुकरबर्ग, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमिल्सन या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। रे टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन। ओके, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही है आंसर यहां पर आपका। ईमेल के फाउंडर है रे टॉमिल्सन। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया और @ का साइन, और पहला ईमेल भेजने वाले व्यक्ति कौन है? तो हु इज द फादर ऑफ ईमेल? कौन है? तो रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन को फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है। ठीक है, एक दिन में आप कितने ईमेल भेज सकते हो? तो 500 ईमेल एक दिन में भेज सकते हैं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इससे ज्यादा ईमेल भेज रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, चार्जेस देने पड़ते हैं। कितनी मेमोरी लेता है? तो ये आपकी 15 GB की स्टोरेज लेता है। इसमें से 5 GB आपके मोबाइल फोन की लेगा और बाकी की 10 इसकी अपनी खुद की होती है। कितना डेटा एक बार में ट्रांसफर कर सकता है? तो 25 MB का डेटा एक बार में ट्रांसफर कर सकता है। अगर इससे ज्यादा का डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको गूगल ड्राइव से या किसी और से लिंक बनाना पड़ेगा। भारत में ईमेल के पिता किसके रूप में जाना जाता है? तो भारत में ईमेल के फाउंडर कौन थे? इनका नाम है शिवा आयादुराई। भारत में ईमेल के फाउंडर कौन है? तो इनका नाम है शिवा आयादुराई। और क्या आती है? स्पैम मेल आती है। वो मेल जहां से आप लोगों को वायरस से खतरा है। कहां से वायरस आने की संभावनाएं होती हैं? तो स्पैम मेल से आने की संभावनाएं होती है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के क्या है? फाउंडर है। फेसबुक पूरा किनका है? मार्क जुकरबर्ग का। पता है, अपने दोस्त से इन्होंने शर्त लगाई थी और शर्त लगाते लगाते में इन्होंने क्या करा, एक ऐसी वेबसाइट बना दी जिसमें 2 लोग चैटिंग कर सकते हैं। और आज के टाइम में कितने सारे लाखों करोड़ों लोग चैटिंग करते हैं फेसबुक। और फेसबुक इतना बड़ा है कि इसने व्हाट्सएप को भी अपने अंडर ले लिया। क्लियर है? टिम बर्नर्स-ली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, www और वर्ल्ड वाइड वेब और जो HTML भाषा है, HTTP सारे सबका आविष्कार इन्होंने ही किया। अरे भाई मैं भूल गई थी, प्रवीण जी। ओके ठीक है, बताती हूँ। बिल्कुल भाई, आपका पूरा हक है। अगर मैं भूल जाऊं ना, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं बता देती हूँ, नहीं तो पता चला मैं दोबारा भूल जाऊं। तो आपने पूछा है रोम और हार्ड डिस्क में क्या अंतर है? बताओ भाई, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर है, जितने भी स्टूडेंट है अपनी अपनी राय दे सकते हैं कि भाई हार्ड डिस्क में और रोम में क्या अंतर होता है। बताइए जल्दी से, हार्ड डिस्क में और रोम में क्या अंतर होता है? देखो सबसे पहली चीज, रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। रोम आपकी कौन सी मेमोरी होती है? तो रोम हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है। क्लियर है? हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क हमारी कौन सी मेमोरी होती है? तो ये हमारी सहायक मेमोरी होती है, बाहर से इसको लगाया जाता है। दूसरी चीज, रोम की मैं अगर बात करती हूं तो रोम के अंदर क्या होता है? रोम के अंदर जो स्टोरेज होती है, रोम के अंदर जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है, स्थायी रूप से होती है। जब तक आप चाहोगे तब तक स्टोरेज होगी। सेम यहां पर भी स्थायी रूप से होती है, कोई दिक्कत नहीं। रोम की जो मेमोरी होती है, रोम की जो मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क से कम होती है। रोम की मेमोरी हार्ड डिस्क से कम होती है। और हार्ड डिस्क की मेमोरी मतलब क्षमता, हार्ड डिस्क की मेमोरी टेराबाइट में मापी जाती है, जो कि रोम से कई गुना ज्यादा है। क्लियर है? थर्ड चीज जो आपको बहुत अलग कर देगी, रोम का इस्तेमाल मोस्टली अगर मैं बात करती हूँ, देखो अगर मोबाइल फोन में बात करते हैं, रोम का इस्तेमाल मोबाइल फोन के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर रोम का इस्तेमाल या तो बायोस की चिप करती है या तो सीमोस की चिप करती है, छोटे छोटे कामों को करने के लिए। वहीं अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करती हूँ तो खैर
उसमें तो हार्ड डिस्क होती नहीं है मोबाइल फोन के अंदर, तो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल उसमें कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो वो आपका हार्ड डिस्क के अंदर होता है, ठीक है। और रोम यहां पर काम क्या करती है, कंप्यूटर के अंदर जो रोम होती है, सॉरी इसको यहीं लिख दिया मैंने, यहां पर लिखना, कंप्यूटर के अंदर जो रोम होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, इसका काम केवल 2 चिप करती है, एक तो सीमोस करती है और एक बायोस करती है, ठीक है। रोम के अंदर जो इसका एंड्रॉइड है वो कहां पर स्टोर होता है, एंड्रॉइड मतलब इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रोम में स्टोर होता है। मोबाइल फोन के अंदर जो एंड्रॉइड है ऑपरेटिंग सिस्टम वो रोम के अंदर स्टोर होता है। आपके पास 10.0 मतलब वो है एंड्रॉइड, या फिर आपका फोन मैक का है, एप्पल का है तो मैकिंटॉश नाम का एंड्रॉइड होगा, तो वो आपके रोम में स्टोर है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की या लैपटॉप की, तो कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहां लिखें, यहां लिखते हैं, कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहां स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क की कौन सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव होती है। अगर सी ड्राइव उड़ गई तो सब कुछ उड़ गया, है ना। तो ये वाला पूरा केस होता है। आशा है कि समझ में आएंगी सारी चीजें, क्लियर है भाई। कोई गलत कमेंट मत करना, देखो मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाते हुए बहुत अच्छा मजा आ रहा है और आप लोगों को भी पढ़ते हुए बहुत मजा आ रहा होगा, तो कोई गलत कमेंट कृपया करके ना करें। चलो आगे चले, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे चलते हैं और भी चीजों को देखेंगे। ओके अमरीश जी आप पूछ रहे हो मैम ओटीपी में अल्फाबेट क्यों नहीं होते, चलो बताना, यहां पर देखती हूं मैं किसका आंसर सही आएगा, फिर मैं बताती हूं। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक एक बार मैंने ही पूछा था, है ना, ओटीपी में अल्फाबेट क्यों नहीं होते, अभी बताऊंगी। चलो www के फाउंडर कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ www, इसे मैंने बहुत बार बताया है, बताइए हु इज द फाउंडर ऑफ www, हु इज द फाउंडर ऑफ www, जल्दी से आंसर बताना है। ओके आंसर आना स्टार्ट हो चुका है इसमें। ओके बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था क्या, टिम बर्नर्स-ली, बहुत बार पढ़ते हुए हैं, टिम बर्नर्स-ली www के फाउंडर है, वेरी गुड। जॉन मैकार्थी की मैं बात करती हूं तो ये एआई के फाउंडर है, मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर मैं बात करती हूँ हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में बोला जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। इसके आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम रोबोट को बनाकर तैयार करते हैं। सोफिया पहली रोबोट थी, और व्योम मित्र नाम का दूसरा रोबोट, दूसरा तो क्या खैर तीसरा चौथा, भारत के अंदर बनाकर तैयार किया गया। रे टॉमिल्सन ईमेल से आप इनको भी याद रख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार 5वीं पीढ़ी में किया गया, 5th जनरेशन 1989 से लेकर टिल नाउ अब तक काम कर रही है। कौन सी जनरेशन, 5th जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन कौन सी भाषा है, तो एक तो हो जाती है आपकी पास्कल, और दूसरी हो जाती है प्रोलॉग, सॉरी पास्कल मत लिखना, है ना, प्रोग्रामिंग लॉगरिथम की प्रोलॉग, और दूसरी हो जाती है लिस्प। ये दोनों भाषाएं आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। क्लियर है सारी चीजें, आगे चले। हाँ जॉन मैकार्थी होंगे बिल्कुल। एनसीईआरटी आपकी मंडे से होगी भाई, बिल्कुल। एनसीईआरटी कहां से होगी, तो एनसीईआरटी आपकी मंडे से होगी। चलो आगे चले। ओके जी चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, देखते हैं यहाँ पर 20। क्या ईमेल को बिना इंटरनेट के भेजा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स, कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्या ईमेल को आप भेज सकते हो या नहीं भेज सकते, जल्दी से आंसर बताना है आपको यहां पर, और आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी वेरी गुड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं ईमेल को क्या बिना इंटरनेट के भेजा जा सकता है, फॉल्स नहीं, क्योंकि ईमेल की फुल फॉर्म ही होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बिजली की सहायता चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ साथ इंटरनेट का होना भी जरूरी है, अदरवाइज काम कैसे करेगा। तो यहां पर ऑप्शन बी मतलब फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लिब्रे ऑफिस में कितने चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क कह लीजिए, या फिर एमएस ऑफिस का एक्सेल शीट कह लीजिए, इन दोनों में कितने चार्ट को आप इंसर्ट कर सकते हो, बताना है आपको यहाँ पर।
कितने चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है? वन टाइम पासवर्ड होता क्या है? चलो पहले हम इसी को बताते हैं अभी, ठीक है। चलिए आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है, ए और बी आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो लिब्रे ऑफिस में कितने चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, यहां पर 10 चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है। 10 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो मैं ओटीपी की बात करती हूं। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। अगर आज की दुनिया में कोई चीज सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो ओटीपी है, पता है आपको? देखो हैकिंग हो रही है, आपकी आईडी को चुराया जा रहा है, आपकी आईडी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे हमारे पास मैसेज आता है कि ये आईडी आपकी फलानी जगह से किसी ने खोली है, तो अगर आप नहीं हो तो तुरंत चेंज करो। तो आप तुरंत चेंज करते हो तो आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आता है। उस ओटीपी वेरिफिकेशन से आप अपनी आईडी को सेफ रख सकते हो, होता है। आप अगर फेसबुक की आईडी का पासवर्ड भूल चुके हो, आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो, तुरंत ओटीपी आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल पर आता है, आप डालते हो फेसबुक का, दोबारा से पासवर्ड सेट कर सकते हो। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सिक्योर अगर कोई चीज है डिजिटल में तो वो ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड। और जितने बार भी आएगी हमेशा अलग आएगी, देखना जितने बार भी आती है हमेशा डिफरेंस नंबर में आती है। क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि भाई ओटीपी के अंदर जनरली, वैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एबीसीडी भी होती है, ओटीपी के अंदर जनरली हम केवल नंबर या संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेट का नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि जो नंबर होते हैं ना 0 1 2 3 4, इनको हम एनकोड कर सकते हैं इजीली। क्योंकि ओटीपी सोचो भाई, एक टाइम में कितने लाखों हजारों लोग अप्लाई करते हैं, ओटीपी फटाफट भेजा जाता है। अभी तो कुछ टर्म्स रूल्स रेगुलेशंस जारी हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तभी बहुत सारे कंपनियों के द्वारा ओटीपी नहीं मिल पा रहा था, तो लोग परेशान थे। ओटीपी की अगर मैं बात करती हूँ, नंबरों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर क्योंकि वो नंबर एनकोडेड हो जाते हैं। एनकोडेड का मतलब होता है उन नंबरों को बड़ी आसानी से कोई दूसरा व्यक्ति हैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अल्फाबेट की बात करती हूं तो अल्फाबेट को हैक करना बहुत ही आसान है, नंबर को कोई भी हैक नहीं कर सकता ज्यादा जल्दी, और इसलिए हर टाइम चेंज होकर आते हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या होता है, ये इसका सबसे बड़ा अच्छाई होती है ना, चलो लाभकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सबसे प्रचलित सोशल साइट कौन सी है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? अरे हाँ भाई, मैंने तो टाइम देखा ही नहीं, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी है, तो फेसबुक यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई लोग है ना, सबसे ज्यादा हम फेसबुक से जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं सबकी फेसबुक आईडी है। इसी बात पे मुझे बता दो, फेसबुक चलाने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? फेसबुक चलाने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, बताइए जरा। अगर कोई फेसबुक चलाना चाहता है तो उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम? ज्यादा से ज्यादा तो कोई भी चला सकता है, ठीक है। हाँ जी, फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच जो है वो टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए है। आज तो मुझे सच में पता ही नहीं चला पढ़ाते पढ़ाते कि टाइम कब चला गया। अगर आपको भी नहीं पता चला तो बताना, ठीक है। चलो, तो यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, बिल्कुल सही। तो फेसबुक के लिए न्यूनतम साल कितना होता है? 18 साल होता है। कब से हो गया 18 साल? नहीं 18 नहीं होता, 13 साल होता है। फेसबुक चलाने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 13 ईयर्स। अब आप सोचोगे मैम 13 क्यों? 13 साल का तो छोटा सा बच्चा होता है। 13 साल इसलिए होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो फेसबुक एक तो पहली बात इंडिया का नहीं है ना, ये अमेरिका का है, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा बनाया गया। तो अगर मैं बाहर विदेश की बात करती हूँ ना, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पहले बच्चा क्या करता है, स्कूल पास करता है, फिर वो जाता है अपने ग्रेजुएशन में, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर कहीं जाकर जॉब करता है, या ग्रेजुएशन के बाद करता है, या 12th के बाद करता है। लेकिन बाहर के देश में जब बच्चा टीन एज का हो जाता है, टीन एज कौन सी होती है? टीन एज भाई जो भी आपकी ये टीन, जिन भी स्पेलिंग में टीन आती है ना, वो सारी टीन एज है। देखो 13 से शुरू हो जाती है, सबसे पहले आती है आपकी 13, फिर आती है आपकी 14, कहां तक चलती है ये 18। तो जिन जिन स्पेलिंग के पीछे टीन आता है, ये सारी टीन एज होती है, टीनेजर्स। 13 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे टीनेजर्स कहलाते हैं। तो बाहर के देशों में जब बच्चा 13 साल का हो जाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि तुमको जो भी पढ़ना है जाओ बाहर, एक जॉब करो, छोटी मोटी कोई सी भी करो, और अपनी पढ़ाई अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री।
बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, क्लियर है। तो वो वहीं से सीखना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर वो वाला केस था, इसलिए 13 साल न्यूनतम आयु दी गई है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपको मैं होमवर्क ले दूंगी क्योंकि क्लास का टाइम यहां पर हो चुका है, तो क्लास को एंड करना पड़ेगा। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? बताना है यहाँ पे। हाँ भाई 13 साल बिल्कुल सही हो जाएगी, 13 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, जिनका भी एग्जाम है देने जा रहे हो, अच्छे से मस्त होकर खुशी खुशी जाओ, है ना। जिंदगी में क्या ही रखा है ना, तो खुश रहा करो, हर पल जिया करो, बाकी तो और कुछ नहीं है। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? एक तो इसकी और एक फैट की, इन दोनों की फुल फॉर्म आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो, इन दोनों की फुल फॉर्म ऑफलाइन कमेंट करके बतानी है। बाकी एक नोटिफिकेशन दे देती हूँ, कल सुबह 8 बजे आपकी ये रीजनिंग की क्लास है, तो आप SSC GD की रीजनिंग की क्लास से सुबह 8 बजे आ सकते हो। मैं स्टार्ट करूंगी इस क्लास को, बाकी ये शाम 8 बजे तक चलेगी, आप सबको कंटिन्यू कर सकते हो, सारे टीचर्स पढ़ाएंगे इसमें। मूल विधि की क्लास है जो कि आपकी विवेक सर ले रहे हैं, ये क्लास आपकी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलेगी, पूरी मूल विधि इसमें कवर हो जाएगी। SSC की भी चल रही है क्लास, SSC वाली CSHL की जो क्लासेस चल रही है, ये SSC बाय एग्जामपुर पर चल रही है, यहां पर भी पूरे 12 घंटे चलेगी। तो जो चीज पढ़नी है, जब पढ़नी है, आप जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो। चलो, तो इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास को यहां पर एंड। क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल अपने टाइम पर सुबह 8 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।